देखो दोस्तों, अब आज हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी सूट स्टार्ट होता है ना जब सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, तो वो ऑर्डर 4 के तहत रीड विद सेक्शन 26 के साथ इनिशिएट होता है। ठीक है। अब जब वो कोर्ट में जाता है, बेसिकली ना आपका जो सूट होता है वो कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, आपको उसके सूट कैसे इनिशिएट होता है, जब आप प्रेजेंट करते हो प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब आप रिटर्न में जब आप अपनी प्लेंट को रिटर्न फॉर्म में इंस्टीट्यूट करते हो, उसको उसी के साथ इंस्टीट्यूशन हो जाता है। ठीक है। शुरुआत हो जाती है। अब इसके साथ कुछ कंडीशंस है, रूल 4 में, आप ऑर्डर 4 के अंदर आपको बता रखा है कि मतलब रूल 1 रूल 2 है उसमें, कि ना आपको बेसिकली क्या करना है, उस प्लेट के साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी देनी है। जो भी आपने बातें लिखी है ना, जो भी आपको रिलीफ चाहिए, जो भी कॉज ऑफ एक्शन है आपका, वो आपको डुप्लीकेट में भी देना पड़ेगा, और उतनी कॉपीज देनी पड़ेगी जितने जितने व्यक्तियों को आप डिफेंडेंट बनाना चाहते हो। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कोर्ट आपसे मांगेगा, मतलब ये कॉस्ट आपका होगा बेसिकली, वो सब करने का, अरेंजमेंट करने का। ठीक है। उसके बाद आपका इसके बाद इसमें सेकंड है कि ना कोर्ट ना एक रजिस्टर बनाता है, जिसे सिविल रजिस्टर ऑफ सिविल कोर्ट बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि सिविल केसेस होते हैं इसमें, सिविल सीपीसी में तो है ना। तो वहाँ पे वो लिखता है कि अब ये केस है, उसकी सारी डिटेल लिखेगा, नंबर डाल देगा। ये हर साल मेंटेन होता है बेसिकली, एक तरह से आप इसको बोल सकते हो बुक कीपिंग ऑफ सूट्स। ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप आते हैं ऑर्डर 5। ऑर्डर 4 पढ़ लिया। ऑर्डर 5 में क्या होता है बेसिकली, ऑर्डर 5 बात करता है आपका समन्स का। देखो, प्लेंटिफ है, उसने तो अपना सूट फाइल कर दिया, मतलब बेसिक इंस्टीट्यूट करवा दिया। अब डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है किसी ने, कुछ उसके अगेंस्ट रिलीफ कोई मांगना चाह रहा है। तो अब कोर्ट क्या करता है, समन भेजता है। ठीक है। तो कोर्ट समन में लिखेगा कि बेसिकली कि उस व्यक्ति को प्रोड्यूस होना है कोर्ट के आगे। ठीक है। अब समन में क्या होता है बेसिकली, उसको जब समन की उसको सर्विस मिल जाती है ना डिफेंडेंट को, तो उस सर्विस के विद इन 30 डेज उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है, और अपना बेसिकली बातें बतानी होती है कि वो क्या राय रखता है उसके मामले में। बेसिकली जो समन भेजा जाता है ना, वो जनरली देखो अगर छोटे मोटे केस है ना, तो वो चाहते हैं कि समन डिफेंडेंट आए और एक्सेप्ट कर ले। अगर डिनाई करेगा तो बातें आगे बढ़ेंगी, तो आगे एडजर्नमेंट लगेगा, आगे मतलब प्लीडिंग हियरिंग्स चलेंगी। अगर वहीं पे वो मान जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं, वहीं पे डिस्पोजल के लिए हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा केस, और या फिर इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे उस दिन, जो भी होगा, है ना। दो चीज़ें हो सकती हैं, आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, जनरली उसमें उसकी ना कंडीशन जो वो डायरेक्शन देता है, वो इसी तरीके से देता है, या तो वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए बुला रहा है कोर्ट उसी दिन, जो छोटे मोटे जो स्मॉल कॉस्ट कोर्ट्स होती है ना, जहाँ पे मतलब 5,000 10,000 20,000 ये छोटे मोटे जो अमाउंट्स के लफड़े होते हैं, इनको सुलझाया जाता है बेसिकली। तो वहाँ पे यही होता है कि वो डिपेंडेंट को बुलाते इसीलिए, सामान भेजते हैं जल्दी आके एक्सेप्ट कर ले अपनी गलती और खत्म कर। अब मान लो जिस दिन प्लेंटिफ ने केस डाला उसी दिन डिफेंडेंट आ गया, तो समन नहीं भेजेगा। फिर समन का जब वो खुद ही आ गया, तो समन समन तब भेजा जाता है जब डिफेंडेंट को नहीं पता, वो नहीं आ रहा है या वो इग्नोर कर रहा है, जो भी चीज़ें आप मान लो, तब भेजा जाता है। ठीक है। इसके बाद समन बेसिकली कोर्ट की एक सील के द्वारा भेजा, उसमें सील लगी होती है कोर्ट की, और ये जो खर्चा होता है ये सारा, ये कॉस्ट कौन बियर करता है, ये भेजने का ये प्लेंटिफ करता है बेसिकली। ठीक है। और जो प्लेंट लगाई थी ना वहाँ पर, वो प्लेंट एफिडेविट के साथ लगती है बेसिकली, उस पर एफिडेविट भी होता है कि जो मैं इसमें लिख के दे रहा हूँ वो टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है बेसिकली, ये होता है। वहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो उसको नोटिफाइड करता है। उस आप एफिडेविट लगाते हैं ना, तो आप उसमें कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। अगर वो गलत होती है ना, तो आपको आईपीसी की किसी धारा के अंदर, आई थिंक आप क्या कहते हैं, 190 समथिंग है, 190, आई थिंक चेक कर लेना, 190 के आसपास है कुछ। तो वहाँ पे आपको आपके अंदर प्रोसीडिंग्स होती है, आपको 7 साल की जेल हो सकती है अगर आप एफिडेविट में गलत चीज़ें बताते हैं। बेसिकली आप फेक चीज़ें अपने बारे में, जो भी प्लेंटिफ प्लेन में लिखा है गलत चीज़ें, अगर आप कॉज ऑफ फालतू का कॉज ऑफ एक्शन, उसे मैलिस बोलते हैं, कि आपका इंटेंशन गलत था, फिर आपके अगेंस्ट मैलिस प्रोसिक्यूशन लग सकता है बेसिकली। आपने टॉर्ट पे पढ़ा हो तो, याद हो तो रिवाइज कर लेना। ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ रहे थे, ये पढ़ा हमने। अब समन में बेसिकली क्या है, समन देखो, समन किस तरीके से भेजा जाता है, वो देखा जाता है कि ना जुडिक्शन के अंदर है आपका, जो मतलब जो कोर्ट का जुडिक्शन जाता है कि वहाँ तक आपका डिफेंडेंट है, वो चीज़ भी देखी जाती है। ये नहीं कि जुडिक्शन से बाहर है तो आपने समन भेज दिया। देखा जाता है कि उसको इतना टाइम दिया जाता है कि वो समय पे पहुँच सके, है ना। उसको इतना टाइम कि प्रिपरेशन तो कर सके अपने लिए थोड़ा बहुत, तो समय उसको भी टाइम लगेगा ना। अपना रिकॉग्नाइज एजेंट्स अगर वो लाना चाह रहा है, वो खुद नहीं आता, तो वो रिकॉग्नाइज एजेंट्स को भेज देगा। और रिकॉग्नाइज एजेंट जिसको मैटर ऑफ फैक्ट पता हो बेसिकली, क्या कॉज ऑफ एक्शन, जो अब मान लो उसको भी पता तो होता ही, अगर उसकी गलती है जेन्युइनली, है ना, तो उसको पता होगा कि इस वजह से मेरे अगर केस आया है, उसमें सब लिखा होगा किसने करा है, तो वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेगा। और क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पे अगर वो जज नहीं, वो अपना किसी व्यक्ति को भेज सकता, मान लो कोई माइनर है, माइनर के अगेंस्ट केस हुआ है, तो अपने पापा को भेज सकता है ना, जिसको उसके बारे में सब पता हो, उस केस के बारे में सब पता हो, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर पता हो, मेटेरियल फैक्ट्स पता हो। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है कि कोर्ट्स, अब देखो जो समन भेजा है ना 30 डे वाला, मान लो इन 30 दिन के अंदर भी क्या होता है, नहीं वो रिप्लाई नहीं देता,
सर्विस को नहीं एक्सेप्ट करता या डिसोबे करता है, इसके बाद भी ना एक और टाइम उसको मिलती है, एक एक्सटेंशन मिलती है प्लस 60 डेज़, मतलब मैक्सिमम 90 डेज़, 30 प्लस 60 60 दिन का और होता है। आपको दोबारा सर्विस की जाएगी समन की, ये भी कॉस्ट फिर बियर कौन करेगा, प्लेंटिफ करेगा। और आपका क्या होगा, उसको 60 दिन का और मोहलत दी जाएगी कि 60 दिन के अंदर तो भाई आ जा, वरना फिर पता है ऐसे में क्या होता है ना, एक्स पार्टी डिसीजन भी दे सकता है कोर्ट। कोर्ट बहुत बेकार चीज़ है, अगर वो नहीं आ रहा ना डिफेंड बार बार सर्विस समन को। देखो अरविंद केजरीवाल ने कितना समन को, उसने बहुत बार समन भेजा गया, 17 बार समन भेजा गया था, फिर भी उसने रिफ्यूज़ किया। तो एक्स पार्टी डिसीजन होता है, डाल दिया था उसको जेल में, है ना। तो ऐसा गलती मत करे, समन को एक्सेप्ट करे, समन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है बेसिकली। अब हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, हमने समन देख लिया, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ, अगर समन में कुछ छूट रहा हो तो। समन में बेसिकली मैंने आपको सब बता दिया है वैसे तो, है ना। अच्छा अब हम प्लीडिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। प्लीडिंग्स, अब हम समन के बाद ऑर्डर 6 में आते हैं, इसमें प्लीडिंग्स की बात करी गई है बेसिकली, ठीक है। प्लीडिंग्स क्या होता है, जो हम बातें करते हैं बेसिकली प्लेट पे, जो हमने अपनी दलीलें लिखी हैं उसी को प्लीडिंग्स बोलते हैं, दलीलें करना बेसिकली, तो प्लीडिंग्स हो गई हमारी, है ना। तो हमने अब प्लीडिंग्स में क्या लिखा होगा कि भैया इस दिन इस समय 10:45 में उसने मेरा सर पे ये मारा, इस तरह से जो हम बातें लिखते हैं, मतलब कि मैं किस वजह से कोर्ट में आया हूँ, क्या मेरी मतलब क्या मेरे ग्रीवेंसेज हैं बेसिकली जिन्हें रिजॉल्व करना है, ये इस तरह से आप रिलीफ क्या मांग रहा हूँ, सब कुछ उसमें लिखेगा वो प्लेंट में, प्लेंटिव, ठीक है। और प्लीडिंग्स पे, अब प्लीडिंग्स क्या होगी, जो प्लीडिंग्स में उसको क्या बोलना होता है, प्लीडिंग कौन करेगा, प्लीडर करेगा बेसिकली। इसको मैंने अपॉइंट करा है अपने मेरे बिहाफ पे, अगर मैं प्लेंटिव हूँ, मैंने इसको अपॉइंट किया है, कोई भी हो सकता है, वो वकील हो सकता है बेसिकली, अटॉर्नी हो सकता है, कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का, है ना, इस तरह से आप देख लो। तो वो बताएगा प्लीडिंग के ना, प्लीडिंग्स इंक्लूड प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 एंड रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट डालता है और प्लेंटिव डालता है, ठीक है। प्लेंटिव बेसिकली उसको प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ, यहाँ पर हमें फैक्ट्स बताने होते हैं। लॉ का कॉग्निजेंस लेना, बेसिकली लॉ का कॉग्निजेंस लेना कोर्ट का है, राइट, आपको नहीं। लॉ पता है कोर्ट को, आप बताओ फैक्ट, फिर लॉ हम करेंगे इम्प्लीमेंट, कोर्ट ऐसा बोलता है। फैक्ट मतलब मैटेरियल फैक्ट इन प्रिसाइज फॉर्म बेसिकली, ठीक है। प्रिसाइज फॉर्म मतलब ब्रीफ में होना चाहिए, कुछ एक ही बात को 2 बार लिख दिया घुमा फिरा के, नहीं, कोर्ट का पागल नहीं बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पन्ने पे आ रहा है, अगर बातें सारी लिखनी है, फैक्ट सारा बताना है, कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर लगता है सब इंपॉर्टेंट है तो सब लिख दो। सब्जेक्ट मैटर मतलब, अब देखो इस पर 4 चीज़ें बताई गई हैं। एक केस था आपका उद्धव माधव वर्सेज स्टेट 1943 का केस है ये, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि प्लीडिंग को 4 बातों पॉइंट्स में डाला गया था, कि बेसिकली इसमें बोला जाता है कि प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ, ठीक है। और प्लीडिंग में सब्जेक्ट मैटर बताया जाता है, बेसिकली मटेरियल फैक्ट बताए जाते हैं। मटेरियल फैक्ट क्या होता है बेसिकली, कि आपको ना, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, है ना, अब आप उसको बोलोगे सर मेरे ना सर भी दर्द हो रहा है और मेरा गला भी दर्द कर रहा है, और मेरे ना थोड़ा पैर में भी दर्द हो रहा है, और मेरे ना हाथ भी दर्द कर रहे हैं, मेरा पेट भी, ऐसे थोड़ी बताओगे सर यार मुझे ना थोड़ा सा बुखार, मतलब मेरे को बॉडी में कुछ, ऐसे बोल दो ना, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसे थोड़ी सर मेरी यहाँ भी, ऐसे तो बताओगे नहीं बेसिकली। जनरली बोलोगे तो वो बोलेगा डॉक्टर, फिर वो डायग्नोस करेगा तो बोलेगा हाँ यार आपको बुखार है, तो बुखार की वजह से हरारत हो रही होगी। तो आपको मेन बात बतानी है, जिससे एक ही बात में बता दिया आपने तो सब आ गया उसके अंदर इंक्लूड। सर मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो बॉडी में सब इंक्लूड हो गया ना। तो मटेरियल फैक्ट बेसिकली, मटेरियल फैक्ट्स बताना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेंटिफ के केस में मटेरियल फैक्ट्स होता है आपका कॉज ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से कॉज फॉर विच अगेंस्ट कॉज विच कॉज, अबे यार, कॉज, ऐसी कॉज जिसकी वजह से आप क्या है, प्लेंट दायर कर रहे हो, है ना, कोर्ट के अंदर, वो कॉज क्या थी, है ना, फॉर विच यू हैव मेड द प्लेंट प्रेजेंट द प्लेंट इन द कोर्ट, है ना। तो अब यहाँ पे, और डिफेंडेंट के केस में क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इशू, यानी जो वो चीज़ें एग्री नहीं करेगा ना, जो प्लेंट में बातें लिखी एग्री नहीं करेगा, तो वो जो फैक्ट इन इशू आएगा वो उसका मटेरियल फैक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये आपस में कोरिलेट कर लेना। देखो मैंने बहुत बड़ी बात बोली थोड़ा सा इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि लॉ, यहाँ पे ना लॉ में ना कस्टम नहीं इंक्लूड होता सीपीसी में। जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए है, उसमें बोलते हैं लॉ में कस्टम भी इंक्लूड होता है, सिर्फ रिट्स के केस में होता है वो। मतलब बेसिकली पार्ट जो आपका स्टेट में पार्ट 12 आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट है, उसके अगर वो वॉल्यूशन करता है फंडामेंटल राइट का, तो वहाँ पे तो कस्टम भी होता है, अगर कस्टम का वॉल्यूशन करेगा तो भी माना जाएगा। लेकिन और कहीं पे कस्टम को लॉ नहीं माना जाता, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो, ठीक है। और इसमें बेसिकली मैटर फैक्ट प्रिसाइज होने चाहिए, मैंने 4 बातें बता दी ना आपको, प्लीड फैक्ट, और हाँ प्लीडिंग शैल नॉट, मतलब इस पर एविडेंस नहीं आने चाहिए, एविडेंस नहीं बताने आपको, एविडेंस के लिए अलग से पन्ना लगता है इसके साथ में। प्लीडिंग के साथ नहीं, 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।